दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, हिटलर मर चुका था, लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा था। कोई देश खुद को एक जहरीली विचारधारा से आज़ाद कैसे करता है? तो आज हम यही समझने वाले हैं, जर्मनी का वो मुश्किल सफ़र। सोचिए जरा, 1945 में यही सवाल 8 करोड़ जर्मन लोगों के सामने एक आईने की तरह खड़ा था। गुनहगार कौन था? वो जिसने यहूदियों का घर लूटा, या वो जिसने उस लूटे हुए घर में रहना मंजूर कर लिया? बस यहीं से सही और गलत को समझने की सारी हदें धुंधली होने लगती हैं। हाँ, ये सच है कि हिटलर तो मर चुका था, लेकिन नाज़ीवाद वो जिंदा था। वो फैक्ट्रियों में था, अदालतों में था, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के सिलेबस तक में मौजूद था। तो असल सवाल ये था कि एक सोच को, एक विचार को कैसे खत्म किया जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि 1945 में जर्मन समाज की हालत असल में थी क्या। एक ऐसा पल जिसे स्टुंडे नल या जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। देखिए, ज्यादातर जर्मन लोग शायद कोई कट्टर नाजी नहीं थे, लेकिन उनका एक सौदा था। हिटलर जंग जीत रहा था और बदले में वो चुप थे। वो इस बात पर सवाल नहीं उठा रहे थे कि यहूदियों या बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो सब इस गुनाह में साथी थे। जीरो आवर का कॉन्सेप्ट उस स्थिति को बताता है जब जर्मनी में सब कुछ खत्म हो चुका था। सोचकर देखिए, कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई अदालत नहीं। शहर मलबे के ढेर बन चुके थे और सड़कों पर पूरी तरह से अराजकता का राज था। तो एलाइड फोर्सेस जर्मनी को नाजी मुक्त करने के एक बड़े मिशन के साथ आईं, लेकिन उनकी जो शुरुआती कोशिशें थीं वो बुरी तरह फेल हुईं। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ने दुनिया को एक संदेश तो दिया कि देखो, इंसाफ हो रहा है, पर ये तो सिर्फ 24 लोग थे। उस नाजी पार्टी का क्या, जिसके 80 लाख सदस्य थे? उन लाखों लोगों का इंसाफ भला कैसे होता? तब अमेरिकियों ने हर एक जर्मन को कैटेगरी में बांटने की कोशिश की, पर यह पूरा का पूरा सिस्टम एक लॉजिस्टिकल और सामाजिक तबाही बन गया। सोचिए, अगर हर उस डॉक्टर या इंजीनियर को निकाल दिया जाता जो कभी नाजी एसोसिएशन का मेंबर था, तो देश चलता कैसे? अब इसी केओस से एक नया शब्द निकला, पेरिस ला शाइन। बड़ा मजेदार है ये। पेरिस जर्मनी का एक डिटर्जेंट ब्रांड है और शाइन का मतलब होता है सर्टिफिकेट, मतलब धुलाई का सर्टिफिकेट। जर्मनों ने एक दूसरे को क्लीन चिट देनी शुरू कर दी ताकि वो इस सिस्टम से बच सकें। नतीजा क्या हुआ? जो छोटी मछलियां थीं, कोई टीचर, कोई पोस्टमैन, वो तो फंस गए। लेकिन जो बड़ी मछलियां थीं, असली गुनहगार, वो झूठ बोलकर या इन पेरिसिला शाइन का इस्तेमाल करके साफ बच निकले। जब ये तरीका फेल हो गया तो एलाइड फोर्सेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने एक साइकोलॉजिकल अटैक शुरू किया, जिसे कहते हैं कलेक्टिव गिल्ट, यानी सामूहिक अपराध बोध। पूरे जर्मनी में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगा दी गईं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ने डीनाज़िफिकेशन की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदला। जो जर्मनी 1945 में सबसे बड़ा दुश्मन था, वहीं 1948 आते आते कम्युनिज्म के खिलाफ एक जरूरी दोस्त बन गया। और बस डीनाज़िफिकेशन की गाड़ी पर जोर का ब्रेक लग गया। ये मुश्किल काम कालीन के नीचे दबा दिया गया। अमेरिकियों ने ये जिम्मेदारी नई बनी पश्चिम जर्मन सरकार को दे दी। और यहीं पर कहानी का सबसे अजीब मोड़ आता है। अब हालात ये थे कि एक नाजी ही दूसरे नाजी का इंसाफ कर रहा था। लेकिन फिर कई सालों बाद अर्जेंटीना में छुपे एक शख्स की गिरफ्तारी ने जर्मनी को उस अतीत का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे वो पूरी तरह से दफन कर देना चाहता था। और ये कोई खूंखार जनरल नहीं था, ये तो डेस्क पर बैठने वाला एक बाबू था, एक ब्यूरोक्रेट, एडोल्फ आइकमैन, जिसका काम था फाइनल सॉल्यूशन, यानी 60 लाख यहूदियों को मारने की पूरी योजना का लॉजिस्टिक्स संभालना। वो नरसंहार का मैनेजर था, जो कागजों के ढेर के पीछे से सब कुछ संभालता था। 1950 में वो रेडलाइंस नाम के एक सीक्रेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके अर्जेंटीना भाग गया। ये वही नेटवर्क था जो नाजियों को साउथ अमेरिका भागने में मदद करता था। तो 1960 में इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने उसे अर्जेंटीना से किडनैप किया। यरूशलेम में उस पर मुकदमा चला और वहां उसने जो अपना बचाव किया वो दुनिया भर में बदनाम हो गया। उसका बस एक ही जवाब था, मैं तो सिर्फ हुक्म मान रहा था। आइकमैन के ट्रायल ने जर्मनी में एक शॉक वेव की तरह काम किया। जो जर्मन 20 साल से सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके टीवी पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बचे लोगों की गवाहियां चल रही थीं।
और तब जर्मनी की नई पीढ़ी ने अपने माता पिता की तरफ देखा और उनसे वो सवाल पूछा जिसे पूछने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी। आप कहाँ थे? और इसी सवाल से एक दर्दनाक लेकिन बेहद जरूरी सफर शुरू हुआ, एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाने का सफर। तो जो असली सफाई थी ना, वो बाहर से नहीं थोपी गई, वो जर्मनी के अंदर से आई। इसकी शुरुआत हुई 1963 के फ्रैंकफर्ट ऑश्विट्स ट्रायल्स से, जहां जर्मनी ने खुद अपने अपराधियों पर मुकदमा चलाया। और फिर 1968 के छात्र आंदोलनों ने पुरानी चुप रहने वाली पीढ़ी को चुनौती दी। और इस पूरे सफर का जो सबसे मजबूत पल था वो आया 1970 में। उस वक्त के चांसलर विली ब्रांड वॉर्सो गए, उसी जगह पर जहां नाजियों ने हजारों यहूदियों का कत्लेआम किया था। वहां उस मेमोरियल के सामने वो अचानक बिना कुछ कहे अपने घुटनों पर बैठ गए। ये कलेक्टिव गिल्ट नहीं था, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये एक नए जर्मनी का जन्म था। तो जर्मनी का अनुभव हमें यही दिखाता है कि ये एक बहुत लंबा, दर्दनाक और अंदरूनी सफ़र होता है। एक ऐसा सफ़र है जो शायद कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता।